यस। चलो, तो एक डिस्कशन करते हैं, जनरल बातें नहीं बिल्कुल भी। एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि भाई लास्ट के 45 डेज के आसपास आपके एग्जाम में बचे हैं। आपका एग्जाम कब है? 20 जून को एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है। और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 45 डेज बचे हैं। तो 45 डेज पे हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हमारा एग्जाम 100% क्लियर हो जाए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आप पढ़ते आ रहे हो, काफी टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए। अब लास्ट के अगर 45 डेज, जो लास्ट का जो टाइम पीरियड होता है ना, लास्ट का एक महीना, 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं रही, या इसमें आपने जितना एफर्ट पहले लगा लिया उतना एफर्ट नहीं लगाया, दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत आ जाएगी। या आप अभी तक ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन आप 45 डेज के अंदर अंदर अपने एफर्ट को डबल ट्रिपल कर देते हो, डेफिनेटली पास हो जाओगे। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा, एक प्लानिंग दूंगा, एक प्लानर बनवा के दूंगा कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम को अगले 45 डेज में श्योर शॉट क्लियर कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चले आना। पेन पेपर साथ में रखो। जो भी बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है ये वीडियो, पेन पेपर साथ में रखो और नोट डाउन करते चले आना। ठीक है। इसका कोई मैं ऐसे पीडीएफ वगैरह नहीं दूंगा, तो आप पेन पेपर पे नोट डाउन करते चले आना। ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो बच्चों का कंसर्न है सर सिलेबस। बहुत सारे बच्चों का भी सिलेबस पेंडिंग होगा। सिलेबस पेंडिंग है। हमें लास्ट हमें लास्ट अपना सिलेबस कब तक खत्म कर लेना है? हमें लास्ट अपना सिलेबस कब तक खत्म कर लेना है? देखो, 10 से 15 मई तक आप लोगों का सिलेबस लास्ट खत्म हो जाना चाहिए। इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड ले रहे हैं, या कहीं फेस टू फेस क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, या यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं, एक्स वाई जेड तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों का सिलेबस 10 से 15 मई तक खत्म हो जाना चाहिए। मतलब आप एग्जाम से अप्रोक्सीमेटली एक महीना पहले ये टेंशन में नहीं रहोगे कि भाई मेरा सिलेबस पेंडिंग है। ठीक है। सिलेबस एक बार आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। ठीक है। अब उसके बाद आपका रिवीजन शुरू होता है। अच्छा, रिवीजन तो मैं आपको अभी से ही बोलूंगा कि रिवीजन करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म होगा उसके बाद जाके मैं रिवीजन करूंगा। रिवीजन तो आप करते ही आ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों ने रिवीजन तो स्टार्ट कर ही रखी होगी। ठीक है। रिवीजन, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितने टेस्ट दोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट, सर कितने टेस्ट देने चाहिए? कितने टेस्ट देने चाहिए? अगर तो टाइम है तो ज्यादा टेस्ट दे दो। जैसे मैं अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट की बात करूं तो लगभग मैं अप्रोक्सीमेटली 10 टेस्ट रख लेता हूं। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपके 8 से 10 टेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा सेल्फ कर रहा है या ऑनलाइन लिए, जिसने क्लासेस कहीं और से लिए हैं क्लासेस, वहां पर इतने टेस्ट नहीं चलते हैं, तो फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको हर सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 टेस्ट तो देने चाहिए। सर 4 से 5 टेस्ट किस हिसाब से होने चाहिए? एटलीस्ट 3 तो 100%, 3 तो फुल मॉक टेस्ट होने चाहिए, और 2 आपके 50% सिलेबस के टेस्ट होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट। ये तो सब बच्चों को कर ही लेना चाहिए। ये तो सब बच्चों को रखना ही चाहिए कि 2 तो आपके 50% सिलेबस के टेस्ट हो, और 3 आपके फुल मॉक टेस्ट हो। और ऑब्वियसली इनका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने टेस्ट देके छोड़ दिया, नहीं, उनकी चेकिंग भी होनी चाहिए। एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में तो आप खुद भी चेक कर सकते हो कि अपना आंसर की लो और मैच कर लो। ठीक है। लेकिन जो आपके सब्जेक्टिव पेपर, अकाउंट्स और लॉ, यहाँ पर आपकी चेक भी होनी चाहिए। कुछ भी चेक ना हो तो ये जरूर हो कि 3 फुल मॉक टेस्ट और 2 50% सिलेबस के टेस्ट, ये 5 टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट में करने हैं, और ये आपके इवेलुएट भी होने चाहिए, ताकि आपको परफॉर्मेंस पता लगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम से 10 दिन पहले आपके टेस्ट शुरू हो रहे हो, नहीं। एग्जाम से कम नहीं तो 20 से 25 दिन पहले सर टेस्ट हमारे कब हमको स्टार्ट कर देने चाहिए? एग्जाम से अप्रोक्सीमेटली 20 दिन भी नहीं बोलूंगा तो मैं आपको 15-20 दिन तो बोलूंगा। 15 से 20 दिन पहले आपके टेस्ट शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है। मतलब आपका 20 जून को पेपर है। आपका 20 जून को पेपर है, देखो, आप लोगों का एग्जाम है 20 जून को। ठीक है। ऑब्वियसली भाई 17 जून से आप पहले ही पेपर में लग जाओगे, दैट इज अकाउंट्स के पेपर में लग जाओगे। ठीक है। तो आपको जो भी काम करना है, आपको जो कुछ भी करना है,
वो 16 जून तक करना है। कब तक करना है? 16 जून तक करना है। ठीक है, तो आप 3 मॉक टेस्ट का अगर आप टाइम निकालोगे तो 3 इंटू 4, 12 दिन चाहिए आपको। कितने दिन चाहिए? 3 मॉक टेस्ट, 4 सब्जेक्ट, तो 12 दिन चाहिए आपको। ठीक है, तो 12 दिन का मतलब, और ये दो दो मॉक टेस्ट अगर आप ये भी लगाओगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 20 डेज तो चाहिए ना। 20 डेज तो चाहिए, यानी कि 20 डेज का मतलब हुआ कि आपके जो टेस्ट स्टार्ट होने चाहिए, चाहे आप खुद से कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, तो आपको टेस्ट अपने कब से स्टार्ट कर देने चाहिए सर? 16 जून। आप इसको माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 25 में से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाने चाहिए। इससे पहले कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर 25 में यही शुरू होंगे, उससे पहले कर लोगे तो और भी अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन ये तो मैं बता रहा हूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको 25 में से अपने टेस्ट पे ध्यान देना है। आधा आधा सिलेबस पढ़ो, टेस्ट दो, आधा सिलेबस पढ़ो, टेस्ट दो, रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको एक प्लानिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि सर इतना टाइम तो है नहीं कि मैं 3 मॉक टेस्ट या 5 टेस्ट दे पाऊं, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है, एंड में आते आते सब बच्चे ही कहते हैं टाइम की कमी है, टाइम तो कम ही होता है। ठीक है, तो आप ये 3 की जगह 2 कर सकते हो, लेकिन ये दो 50% सिलेबस के टेस्ट जरूर करने हैं। 2 आधे आधे सिलेबस के टेस्ट और 2 फुल मॉक टेस्ट। 3 नहीं दे सकते तो 2 दे दो। कोई बच्चा वॉलंटरी 3 नहीं देना चाहता, कि जिसको लगता है कि भी पहले दूसरे में उसकी परफॉर्मेंस ओके हो गई है, उसको नीड नहीं लग रही है तीसरी देने की, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको लगता है कि भी पहले दूसरे में कमी थी, तीसरा मुझे देना चाहिए, दे दो। यहां पर भी हम यही ऑप्शन रखते हैं कि पहला लेंगे सबका, ठीक है, परफॉर्मेंस में दिक्कत आपको लगेगी, हाँ कुछ कमियां हैं, दूसरा लेंगे। लेकिन दूसरे के बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अब मेरे को कोई दिक्कत लग नहीं रही, ठीक है, तो ऑप्शनल है, आपको तीसरा देना है दो, नहीं देना मत दो, लेकिन जिसकी दिक्कत होगी उसको जरूर देना चाहिए। क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप टेस्ट देकर जाओगे तो आप एग्जाम लाइक सिचुएशन को डील कर जाओगे, उसका जो डर होता है ना एग्जाम का, वो डर खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि हमें डर को एलिमिनेट करना है, जिसको मिनिमम लेवल तक लेकर आना है, कि हमें दिक्कत कम से कम हो। देखो 100% आप पूछोगे सर 100% कोई कॉन्फिडेंट रहता है कि मेरा को सब कुछ आता है? सीए एग्जाम में कोई भी ये नहीं बोल सकता, किसी भी लेवल पे, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, किसी भी लेवल पे कोई भी बच्चा, इवन रैंक होल्डर भी, ऑल इंडिया रैंक 1 भी ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे को सब कुछ आता है। सबका कोई ना कोई वीक एरिया रहता ही रहता है। किसी का कोई टॉपिक वीक है रहता है, किसी का कोई सब्जेक्ट में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो दैट इज ओके। इससे मत घबराया करो मेरे को ये नहीं आता, ये टॉपिक्स नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना कर लिया, जितना आता है ना तुम्हें, वो अच्छे से आना चाहिए। मान लो एक सब्जेक्ट में आपके पास 20 टॉपिक्स है, लेट्स से 20 टॉपिक्स। जैसे सीए फाउंडेशन मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स एक डिफिकल्ट एरिया बच्चों के लिए बनता है, ठीक है, तो मैं मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स में लेट्स से आपके 20 चैप्टर्स है, ठीक है, मैं तो कहता ही नहीं आपको 20 के 20 करो, कोई भी टीचर नहीं बोलेगा 20 के 20 करो। मैं कहता हूं कि अगर आपको 15-16 चैप्टर्स भी करने हैं, लेकिन ये 15-16 ऑब्वियसली एटलीस्ट इतनी वेटेज हो कि आपका 80% तो एटलीस्ट कवर करते हो। ऐसा नहीं कि 15-16 चैप्टर्स में वो उठा रखे आपने चैप्टर जो इतने रेलिवेंट ही नहीं है। वो 15-16 चैप्टर होने चाहिए जो आपके एग्जाम में 80% तो वेटेज रखते हो, ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक ना हर एक सब्जेक्ट में, देखो मेरी बात सुनो, हर एक सब्जेक्ट में आप सबसे पहले ना 80% टॉपिक को पकड़ लो। सर ये कहां से मिलेंगे? आपके टीचर बताएंगे। जैसे मैं आपको जल्दी यूट्यूब पे एक वीडियो डाल के दूंगा अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस में मैं ए और बी, मैं जनरली हर लेवल पे बनाता हूँ, इंटर की भी बनाता हूँ, फाउंडेशन की भी बनाता हूँ, तो ए और बी कैटेगरी में मैं वो टॉपिक डालता हूँ जो आपके 80-85% को कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आती है 15-20% की सी कैटेगरी, वो सबसे बात की बात है। तो पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट में आपको जो 80-85% की वेटेज रखते हैं ना टॉपिक्स, पहले उसको कवर करना है, और उसको इतनी अच्छे से कवर कर लो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो पहले उसको कवर करो। फिर उसके बाद 15-20, देखो क्या होता है ना, 15-20% के चक्कर में जो भी लेंदी चीजें हैं जिसपे वेटेज भी कम है, हम उस टॉपिक्स के चक्कर में ना, जो इजी है, ज्यादा स्कोर दिलवा पाएगी आपको, वो छोड़ देते हैं, वो नहीं करती आपको, ठीक है। तो पहले टारगेट शुड बी 80-85% टॉपिक्स, कि पहले मेरा इतना टारगेट हो जाए ताकि मैं इतना सिक्योर हो जाऊं कि मेरे सब्जेक्ट में 60-70 नंबर कहीं नहीं गए। देखो अगर आप 80% करके जाओगे तो 80% को ढंग से करके जाओगे तो 80% में से 50-60 नंबर तो ला ही सकता है इंसान, अगर ढंग से करके गया है। फिर बची 20% आधा अधूरा भी है, 10 नंबर उसमें भी जोड़ लो, ठीक है, तो आपके 70-80 नंबर तो ऐसे ही पहुंच गए। यार आप 80% को बहुत अच्छे से करके जा रहे हो,
गलतियां भी होंगी, सारी चीज होगी, तो 80 में से 60 नंबर मैंने पकड़ लिए और 20 नंबर आपके हिले हुए हैं, तो 20 में से 10 नंबर उसमें जोड़े तो 70 नंबर तो हर सब्जेक्ट में ऐसे ही बन जाते हैं। ये आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी है। हम क्या होता है, हमारा कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बस उठाएंगे किताब, पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, हमें हमारा कोई विजन ही नहीं है, हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, बस जा रहा हूं, बस चल रहा हूं। वो तरीके से ना आप आगे जाकर कुछ टाइम बाद जाकर ना, और 15-20 दिन जाकर में बड़े पजल हो जाओगे। और फिर पजल होने के बाद फिर मेरे पास आओगे और क्या हो गया सर, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कर तो लिया है लेकिन पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। और दिस इज द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही समय है कि आप अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लो। अच्छा, मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये पत्थर की लकीर है इसको फॉलो करो, हालांकि इसको फॉलो करोगे, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, डेफिनेटली क्लियर होगे, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, ये समझ में आती है बात। पहली टिप कि भाई कैसे हमें सिलेबस को कवर करना है। ओके, जनरल बातें कर रहा हूं मैं, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो मैं अलग से डालूंगा आपके लिए। ठीक है, अब बात आता है सर, हाउ मच टाइम टू स्टडी, कितनी देर पढ़े। सब बच्चे पूछते हैं सर कितनी देर पढ़ूं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके पास टाइम कितना अवेलेबल है। बहुत सारे रेगुलर कॉलेज के बच्चे होंगे, अब कॉलेज में क्या है, इंटरनल्स चल रहे हैं, मई एंड में एग्जाम भी आ जाएंगे बीकॉम वगैरह के, वो भी आपको परेशान करेंगे। ठीक है, वो तो भैया अनवांटेड चीजें हैं जो आपके साथ होंगी ही होंगी। ठीक है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल ये एक सब्जेक्टिव मैटर है कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। लेकिन ये भी बात है, अगर कोई बच्चा वो ये बोलता है आपको कि भाई इतनी टेंशन क्यों लेता है, बहुत सारे बच्चे होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में मिल जाएंगे, इतनी टेंशन क्यों लेता है, मैं तो 3-4 घंटे पढ़ता था और मैं तो पास हो गया। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, वो आपको पागल बना रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 घंटे पढ़ा बच्चा और पास हो गया, नहीं हो सकता। फाउंडेशन लेवल पे एटलीस्ट लास्ट 45 डेज में 8 से 10 घंटे तो चाहिए भाई, इतना टाइम तो चाहिए आपको, 8 to 10 आवर्स। अब कैसे निकालोगे वो आपके ऊपर है, क्या इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। देखो टाइम तो अवेलेबल सबके पास होगा, लेकिन निकालना पड़ेगा। किसी के पास 1-2 घंटे कम हो सकते हैं, लेकिन किसी के पास एक्सेस में ही होंगे, तो वो इससे ज्यादा भी खींच सकता है। जिसको अपना स्कोर बहुत अच्छा 300 प्लस लेकर आना है, वो इससे ज्यादा भी खींच सकता है। ठीक है, जो चाहता है कि भाई मेरे साथ तो दिक्कत है, मैं तो पास हो जाऊं बस, ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन हाँ, इसलिए मैंने एक रेंज दी आपको 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। अभी दिखाता हूं मैं आपको कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, आओ 8 से 10 घंटे की प्लानिंग करता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना ना टाइम शेड्यूल सुधारना पड़ेगा। ठीक है, आपका एक वेकअप टाइम होना चाहिए, अच्छा उठने का समय होना चाहिए, सोने का समय होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह उठ के पढ़ने लग जाओ, वो अब अगेन सब्जेक्टिव मैटर है। पहले मैं जरूर बोला करता था बच्चों को कि भाई मॉर्निंग उठो, अर्ली मॉर्निंग उठो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और मैंने बच्चों को एनालाइज किया, तो मुझे पता लग गया कि आजकल की जनरेशन थोड़ा रात को पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल है। हम लोगों के टाइम पे हम लोग सुबह उठते थे, हम तो 4-4 बजे भी उठ के पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में ऐसी जनरेशन आ गई है वो नहीं उठ पाती सुबह, वो रात को पढ़ने में कंफर्टेबल है। देखो ये आपके ऊपर है, लेकिन इतना स्मार्ट आपको होना पड़ेगा कि आप जब पढ़ रहे हो ना, आपकी डिस्ट्रैक्शन कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो और उस टाइम पे डिस्टर्बेंस ही बहुत ज्यादा है, तो वो टाइम अवॉइड करो, वो टाइम अवॉइड करो। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि भाई मैं सुबह सुबह नहीं उठ पाऊंगा, अगर मैं उठ भी गया तो मैं उठते ही सो जाऊंगा, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा फिर मैं सो जाऊंगा, छोड़ दो फिर उस टाइम को, वो आपके लिए नहीं है टाइम। आपकी एक ना बॉडी क्लॉक होती है, तो आपकी बॉडी क्लॉक उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, आपको लगता है रात को मैं पढ़ सकता हूँ, लेट नाइट मुझे जगा लो कितना मर्जी, ठीक है, रात को मैं 3 बजे तक 4 बजे तक मुझे जगा लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, ये जो आप लेट से आप 11 बजे पढ़ने बैठे, रात को 11 बजे से आपने बोला कि रात के 11 से 3 बजे तक तो मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। होते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैंने भी ट्राई करके देखी अपने फाइनल के टाइम पे कि मैं
10 दिन तो मैं ऐसे पढ़ा था, रात को 11 बजे बैठता था और 3 बजे तक पढ़ता था, ठीक है। लेकिन मैं 10 दिन किया, उसके बाद मेरे को अनकंफर्टेबल रहा, तो मैं दोबारा फिर बैक टू मॉर्निंग पे ही आ गया कि रात को 3 बजे से पढ़ने से बेटर है कि मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाऊं। मेरे को वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता था, ठीक है। आप में से कितने हैं जो सुबह अर्ली उठ सकते हैं? जितनी जल्दी उठा लो, ये उठ सकता है, चलो गुड। वैसे तो देखो, हैबिट तो अच्छी यही होती है कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो टाइम है ना, ये बड़ा खतरनाक टाइम है। खतरनाक टाइम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिस्टरबेंस ना चाहते हुए भी होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर जीने नहीं देगा आपको मोबाइल फोन। ये बड़ी दिक्कत है, ये बहुत डिस्टरबेंस है। अब अर्ली मॉर्निंग में फायदा पता क्या है? अर्ली मॉर्निंग में मोबाइल उठाने का इतना मन नहीं करता। आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, अब 4 बजे बैठ के रील्स तो देखोगे नहीं, मन ही नहीं लगेगा उस चीज में। लेकिन रात, रात तो होती ही नहीं चीजों के लिए। आप पूरी रात लगे रहो रील्स में, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपके 2-3 घंटे चले गए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आप रात को पढ़ रहे हो तो आपकी ये जो खतरा है, ये आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो रात का टाइम बिल्कुल बेकार कर दोगे आप लोग। अब कैसे इसको अवॉइड करना है वो आपके ऊपर है। या तो चुपचाप मोबाइल फोन अपने घर वालों को दे दो, स्विच ऑफ करके। स्विच ऑफ करके अपने पास भी नहीं रखना, क्योंकि आप लोग इतने शैतान हो कि स्विच ऑफ करके अपने पास भी रखा तो फिर थोड़ी देर बाद खोल लोगे उसे। और मैं तो साइलेंट तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइलेंट तो वो कहने वाली बात होती है कि फोन को साइलेंट पे रखा हुआ है, साइलेंट में भी सब चीजें चलेंगी, ठीक है। स्विच ऑफ करके कि अगर आपने अपने पास रख रखा है तो आप कभी भी मन करेगा तो खोल लोगे, ठीक है। तो स्विच ऑफ करके आप क्या करो, अपने पेरेंट्स को दे दो, पेरेंट्स को दे दो और बोल दो कि भैया मैं तो पढ़ रहा हूँ, ये फोन गया, ठीक है। या पेरेंट्स के रूम में रख दो, कुछ भी करो। अब बार बार पेरेंट्स से मांगोगे तो वो नहीं, गालियां और सुनने को मिलेंगी कि तू पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप कर दोगे ना, तो डेफिनेटली ये टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 8 से 10 घंटे निकालने हैं। आपका रात का टाइम, रात को पढ़ते हो तो रात को, सुबह पढ़ते हो तो सुबह, ठीक है। स्लीप टाइम, स्लीप टाइम शुड बी 7 आवर्स। 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। क्या होता है कि अभी तुम ज्यादा ज्यादा ले जाते हो, अभी तुम क्या करते हो, 8 घंटे भी सो गए, 10 घंटे भी सो गए, क्यों भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है ना, 8-10 घंटे सो जाते हो। लेकिन जब एग्जाम आता है ना, फिर ये 4-4 5-5 घंटे करने लग जाओगे, वो गलत है ना तरीका। उससे कुछ नहीं बेनिफिट है। अभी तुम 8-8 10-10 घंटे सो जाते हो और एग्जाम टाइम में 4-5 घंटे कर लोगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। एक कंसिस्टेंसी बनाए रखो कि मेरे को 7 घंटे, और 7 घंटा इनफ होता है एक टीनेजर के लिए, एक एडल्ट के लिए। अब आप एडल्ट एज में आ गए हो तो आप लोगों के लिए 7 घंटे इनफ है। मैं भी 7 घंटे ही सोता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सुबह 4 बजे या 3 बजे भी सो रहे हो तो आप अगले दिन सुबह 10 बजे उठो। या अगर आप रात को 12 बजे सो जाते हो तो सुबह सुबह अपना 7 बजे तक उठ जाओ। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना है तो आपको 10-11 बजे सोना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस टाइम पे क्या करते हो। 7 घंटे की नींद लो। कई बार ये नींद ना इंस्टॉलमेंट में भी हो जाती है, इंस्टॉलमेंट में भी हो जाती है। इंस्टॉलमेंट इन द सेंस कि जैसे 5 घंटे रात को सो लिया, 2 घंटे दिन में सो लूं, ठीक है। लेकिन मैं टोटली अगेंस्ट उस चीज के। दिन में सोने की आदत मत डालो, क्योंकि दिन में सोने की आदत डाली तो आप परेशान रहोगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 2 से 5 है। तो बॉडी को उस चीज की आदत पड़ जाएगी दिन में अगर सोगे तो, फिर एग्जाम में आपको लेजी लेजी फील होगा। तो बेटर रहेगा कि नींद रात की होनी चाहिए, रात को पूरी करो। दिन में कुछ नहीं हो, दिन में सो गए भी नहीं, पहली बात तो वो कहने के लिए होगा कि भाई हम सोने चले गए, रेस्ट, नैप होनी चाहिए। नैप अच्छी चीज है, लेकिन नैप कितनी होती है? 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे की। जब आपको लग रहा है कि मैं बहुत थक गया तो आधे घंटे की नैप लो, उसके बाद फिर फ्रेश होकर पढ़ने लग जाओ, ठीक है। ये चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, 8 से 10 घंटे। अब सबसे मेन चीज आती है, सर टाइम टेबल बता दो। टाइम टेबल, कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ूं। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आपके पास ज्यादा सब्जेक्ट तो है नहीं, 4 ही पेपर है आपके पास, ठीक है। 4 में से एक पेपर जरूर ऐसा सबके लिए होता है जो उसको दिक्कत क्रिएट करता है। ज्यादातर जो बच्चे बोलते हैं या तो उनके लिए मैथ्स होता है या लॉ होता है, क्योंकि अकाउंट्स और इको में मोस्टली बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन या तो उसे लॉ परेशान कर रहा होगा या मैथ्स परेशान कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये एक बड़ा खतरनाक एरिया है मेरे लिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए क्या है, लॉ,
ये कहता है कि सर मेरे लिए लॉ दिक्कत वाला एरिया है, तो भाई साहब मैं आपको ये बोलूंगा कि लॉ डेली पढ़ना है सुबह उठते ही। जैसे एक दवाई लेते हैं ना कि भाई ये दवाई होगी मेरे लिए, उठते ही मुझे दवाई खानी है, नहीं खाऊंगा तो मैं तो गया काम से। ऐसे अब आपके लिए लॉ डेली दवाई बन गई है कि जिस भी टाइम पे उठ रहे हो, चाहे आप सुबह लेट, रात को लेट पढ़ के सुबह लेट उठ रहे हो, सुबह 10 बजे उठ रहे हो या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, उठते ही आपको अपना वो डर वाला सब्जेक्ट पढ़ना है कम से कम 2 से 3 घंटा। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो बच्चा है ये सुबह कहता है कि मैं सर सुबह 9 बजे उठ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं रात को लेट पढ़ता हूँ, मैं इसके हिसाब से शेड्यूल बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। 9 बजे इसने बोला कि 9 बजे मैं उठ जाऊंगा, तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, अच्छा उठते ही सबसे पहला काम ये नहीं होना चाहिए कि सर पहले मैं उठूंगा, उठ के अपना नहाऊंगा धोऊंगा खाऊंगा पीऊंगा फिर पढ़ने बैठूंगा। इन सब चीजों में गए 2-3 घंटे, ठीक है, टाइम खराब करोगे और कुछ नहीं है। उठो, उठते ही अपना ब्रश करो, हल्का हल्का कुछ खाओ, पढ़ने बैठ जाओ। उठते ही हैवी मत खा लेना, ठीक है, ब्रश करो, हल्का फुल्का लाइट फ्रूट्स खा लो या हल्का फुल्का सैंडविच वगैरह ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट कर लो और अपना पढ़ने बैठ जाओ। उठते ही, आप सबको पता है, आप लोग 12th क्लास भी पढ़ के आए हो, आप प्रोफेशनल कोर्स में आ चुके हो, आपको पता है उठते ही हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं बिना रुके, हमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसने बोला कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने इसको बोला कि भैया लॉ उठा ले और लॉ को कर लो। अब जब ये 12 बजे पढ़ के उठेगा ना, और फिर उसके बाद ये अपना नहाएगा धोएगा खाएगा पिएगा, इसने 1 घंटा लगा दिया इन सब चीजों में कि भाई मैं नहाऊंगा धोऊंगा खाऊंगा पीऊंगा, 1 घंटे का अपना रेस्ट टाइम हो गया, जिसमें एक भी कर सकता है, 1:30 बजे 1.5 घंटा भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पढ़ चुका है पहले ये 3 घंटे, तो अगर 1-1.5 घंटा रेस्ट भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपना खाना पीना, थोड़ा सो भी गया, थोड़ा मोबाइल भी चला लिया, सब कुछ करो। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया से कट जाओ, ये नहीं कहता मैं, ठीक है, लेकिन अपना टाइम ऑर्गेनाइज करो। तो 1.5 घंटा रेस्ट कर ले, 1.5 घंटा रेस्ट कर लिया, अब उसके बाद दोबारा एक सब्जेक्ट उठा। अब इसको ना ये डर नहीं होगा 12 बजे जब ये जाएगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब ये पूरा कॉन्फिडेंट होगा, एनर्जेटिक होगा, चार्ज अप होगा कि मैं 3 घंटे की लॉ पढ़ चुका हूँ और वो सब्जेक्ट में पढ़ चुका हूँ जिसमें मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये अपने आप कॉन्फिडेंट रहेगा। किसी को मैथ्स में दिक्कत है तो मैथ्स को दे दो, क्योंकि क्या है ना, वो सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना पड़ेगा एग्जाम तक। कौन सी तारीख तक? 16 तारीख तक, जो मैंने आपको बताई थी, 16 जून तक। 17 जून से आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, 16 जून तक, 16 जून तक इसको लॉ डेली पढ़नी पड़ेगी, 3-3 घंटे। 3 घंटे भी किसी दिन 2 घंटे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भी 3 घंटे, लेकिन 3 घंटे हाँ, क्या है कि भाई क्वेश्चंस भी पढ़ेगा लिखेगा भी, दिक्कत वाला सब्जेक्ट है तो ज्यादा टाइम ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लो कोई छोटा टॉपिक पढ़ रहा है लॉ में, जैसे एलएलबी पढ़ रहा है, तो एलएलबी एक छोटा टॉपिक है, 2 घंटे में भी वाइंड अप कर सकता है। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट केस स्टडीज लिख लिख के देखो, ठीक है। मैथ्स वाला एरिया वो था, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो सॉल्व करने ही पड़ते हैं, एमसीक्यूज है सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन लॉ लिख लिख के देखो, जितना लिखोगे उतना आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। अपने आंसर को लिखकर मैच करो स्टडी मैट से या सर की बुक से कि भाई मैं क्या लिख रहा हूं और बुक में क्या दे रखा है, क्या वो चीज मैच हो रही है, कुछ कमियां तो नहीं है, कुछ कमियां है तो उसको दूर करो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसे पढ़ो, ठीक है। ये चीज होगी दिक्कत, ठीक है। अब 1:30 बजे बंदा उठ गया, अब 1:30 बजे दोबारा ये अपना पढ़ाई कर सकता है। अब इसने बोला कि यार एक सब्जेक्ट ऐसा उठाता हूं लाइट लाइट सा, इसने बोला 1:30 से 3 बजे तक मैं क्या करूंगा, इकोनॉमिक्स उठा लेता हूं, इको उठा लेता हूं, ठीक है, इको उठा लिया इसने, ठीक है। अब 3 बजे इसने पढ़ के उठा, उसके बाद हो सकता है इसको क्लास जाना पड़े, क्योंकि क्लास भी आना होता है आपको, कई बार क्लास वीडियो पे देखनी भी होती है, सारी चीजें करनी होती है। इसे बोला 3 बजे मैं फिर क्लास के लिए जा रहा हूँ जी, अब तो खैर आपकी क्लास ड्यूरेशन कम ही होती है, ज्यादा तो नहीं होती, ठीक है। तो मान लो 4 घंटे लग गए, जिसमें आना भी है जाना भी है, कई बार एक क्लास भी होती है, कई बार 2 भी होते हैं तो 5 घंटे भी लग जाते होंगे, ठीक है। मैं एक एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ 4 घंटे, क्योंकि किस दिन कम भी होगा किस दिन ज्यादा भी होगा, तो मैंने बोला कि 7 बजे तक चलो, तुम्हारा क्लास का भी टाइम गया, ठीक है। ये ज्यादा भी हो सकता है, क्यों ज्यादा हो सकता है, क्योंकि किसी दिन डबल होती है, लेकिन किस दिन कम भी होंगी ना क्लास, ठीक है। तो एक एवरेज पकड़ ली मैंने कि आपका क्लास का टाइम गया, चाहे आप घर बैठे क्लास देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर आके देख रहे हो, यहाँ पर आके अटेंड कर रहे हो, तो ये आपका क्लास का टाइम गया, ठीक है। घर पहुंच गए, ठीक है, गए खाया पिया, ठीक है। अब पहुंचने के बाद मान लो फिर दोबारा ये 9 बजे पढ़ने बैठा, ठीक है, 9 बजे दोबारा पढ़ने बैठा, 9 से 11 बजे तक इसने एक दोबारा कोई सब्जेक्ट उठा लिया। कौन सा उठा लिया जी इसने? इसने बोला कि मैं मैथ्स उठा लेता हूँ, चलो मैथ्स उठा लो, ठीक है। या इसने बोला अकाउंट्स उठा लेता हूँ, अकाउंट्स उठा लो,
अगर मान लो कोई मैथ्स या अकाउंट्स में कोई ऐसा टॉपिक कर रहा है जो थोड़ा लेंदी है, तो हो सकता है जैसे 9 बजे पढ़ने बैठा, तो हो सकता है जैसे ये 9 बजे उठेगा ना अगले दिन सुबह, तो यानी कि लेट नाइट तक पढ़ रहा है, मैं लेट नाइट तक मान के चल रहा हूँ, ये लेट से 2 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ रहा है, चलो 2 बजे तक पकड़ लेते हैं कि 2 बजे तक पढ़ रहा है, ठीक है। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए, ठीक है। तो इसमें ऐसा कर सकता है कि जैसे मान लो अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स में अगर इसने कोई लेंथी टॉपिक उठा रखा है, जैसे पार्टनरशिप कर रहा है ये रिवाइज, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसमें 3-4 घंटे चाहेंगे, ठीक है। साथ में मैथ्स उठा ली, उसमें कोई छोटा टॉपिक उठा लिया। उल्टा भी ले सकता है कि मैथ्स में कोई, जैसे मैथ्स में लेंथी टॉपिक कौन सा, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू लेंथी है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसमें 3-4 घंटा जाएगा। अकाउंट्स में छोटा सा कोई टॉपिक उठा लिया, बीआरएस उठा लिया, डेप्रिसिएशन उठा लिया, ठीक है, रेक्टिफिकेशन, ये इसने क्या करा, एक स्ट्रेटेजी बना ली। इससे देखो फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, एक तो इसका टाइम अच्छा बच गया, देखो टाइम बच गया ना इस बंदे का, कि टाइम इसका कम से कम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। जो सब्जेक्ट में इसको डर था, वो इसने उठते ही पढ़ लिया, ज्यादा टाइम दे दिया, 3 घंटे, वो डर खत्म हो गया। पूरे दिन में चारों सब्जेक्ट को टाइम दे दिया, पूरे दिन में चारों सब्जेक्ट को टाइम दे दिया, क्लास भी अटेंड कर गया, अब बीच बीच में रेस्ट भी कर गया। रेस्ट का देखो ना टाइम कितना दिया मैंने, 12 से 1.5 घंटा ये दिया, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटा यहाँ दे दिया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, इतना ही तो लेगा इंसान, ठीक है। थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे कर लेना। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर 1:30 से 3 बजे तक अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, थोड़ा सा रात को एडजस्टमेंट कर लेना, वो तो हल्की फुल्की एडजस्टमेंट तो आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप चारों सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कमी है, नहीं दे पा रहे टाइम, अगले दिन मान लो कोई टेस्ट है आपका, और आप कह रहे हो कि चारों सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहा, तो जो सब्जेक्ट आपने डेली फिक्स कर रखा है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, देखो ये तो वही मैंने बताया ना, दिस शुड बी योर मेडिसिन, ये तो आपकी दवाई बन गई, कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बिना तो आपके दिन आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये तो आपको करना ही करना है। फिर मान लो जैसे कल आपका मैंने अकाउंट्स का फॉर एग्जांपल टेस्ट रखा, तो आप क्या करोगे, आप पूरे दिन में अकाउंट्स को ही ज्यादा टाइम दोगे, टेस्ट की तैयारी, फिर उसके बाद जब आपको पता है अकाउंट्स को मैंने पूरे दिन में ज्यादा टाइम दिया, ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, तो अगले 1-2 दिन अकाउंट्स ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दवाई नहीं छूटनी चाहिए, समझ पा रहे हो। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, जिसको आप फॉलो करो, फायदा मिलेगा आपको। 45 डेज है, 45 डेज इसी स्ट्रेटेजी पे, इसी तरीके से काम करो, आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर। घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। सिलेबस तो ठीक है, लेंदी होता ही है, कोर्स कंटेंट तो अच्छा खासा है ही, कवर तो करना ही है ना, कैसे भी करके कवर करे, करना तो है ही, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ, फेस पे स्माइल के साथ, इरिटेट ना होते हुए, परेशान ना होते हुए आपको करना है। नहीं तो क्या होगा, इरिटेट होने लग जाता है बच्चा, यार क्या है, कहाँ फंस गया मैं, ऐसे नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, खुशी खुशी पढ़ना है, ठीक है। और इस बार एग्जाम निकालना है। सर क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए लास्ट टाइम पे, अब ये लास्ट 45 डेज में क्या क्या चीजें पढ़ूं, देखो हर सब्जेक्ट में सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स तो पक्का होना ही चाहिए। दूसरा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, और अभी आपका आरटीपी और एमटीबी भी आएगा, ये दो चीज, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, मेरी बात मान लो मान लो मान लो, कुछ नहीं पढ़ना। आपने अगर कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कर रखे हैं, और आईसीआई के स्टडी मैट और आरटीपी और एमटीपी जो भी आएगा, उस पे ग्रिप अगर अच्छे से बना ली ना, आपका 400 में से 300 नंबर आराम से आ जाएंगे, 400 में से 300 नंबर आराम से आ जाएंगे, अगर आपने आईसीआई स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया और टेस्ट परफॉर्म कर लिया, तो 300 नंबर आराम से आएंगे। मैं कुछ नहीं कहता कहीं से कोई स्कैनर खरीद लो, कोई और किताब खरीद लो, कुछ खरीद लो, बच्चे एंड में आगे ना ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, कुछ नहीं होता उनसे, कोई स्कैनर नहीं खरीदना, कोई किताब नहीं खरीदनी, आईसीआई का कंटेंट, आरटीपी, एमटीपी, ज्यादा ही अगर आपको कुछ करना है, ज्यादा ही अगर आपको कुछ करना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, ये कर सकते हो ओल्ड कोर्स वाले, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक तो सिमिलर ही हैं, तो ओल्ड कोर्स वाले आप पीवाईक्यू करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यू कोर्स का पहला अटेम्प्ट है, जून अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट न्यू कोर्स का, आसान आएगा पेपर, पेपर आसान आएंगे चारों, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी पता लग जाएगा, अभी इंटर का शुरू होगा, मई में एग्जाम, मतलब 3 तारीख को इनका एग्जाम है,
न्यू कोर्स का पहला अटेम्प्ट, पता लग जाएगा पेपर कैसा आएगा, लेकिन आसान आएगा। जैसे जैसे अटेम्प्ट बीतेंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। क्या होता है ना, जब भी नया नया कोर्स आता है तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, थोड़ा आसान ही देता है 1-2 अटेम्प्ट, तो उसके बाद लेवल को बढ़ाता है। तो आप लोग का तो ये कहते हैं ना, आप लकी हो बहुत कि आप लोग न्यू कोर्स में पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आसान होगा पेपर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये आपको स्ट्रेटेजी लगानी है। कोई दिक्कत आती है आप मुझसे कांटेक्ट करो, डिस्कस करो, एटलीस्ट डिस्कस तो करो। ये आपको करना पड़ेगा डिस्कस। अब तुम पूछोगे ही नहीं, मैं ही आके पूछूंगा तुमसे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब उस दिन एक स्टूडेंट है, वो पूछ के गई कि सर मेरा पूरे शेड्यूल बनवा दो, तो मुझे लगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, बाकी कोई कुछ पूछता ही नहीं है। पूछो ना यार कि सर मेरा शेड्यूल बनवा दो, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रही हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्योंकि आप लोग यार अभी पहली बार ही तो पढ़ रहे हो, आपको क्या पता कि सीए में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। वो तो आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा ना। ठीक है, खैर इस चीज को फॉलो करो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये स्ट्रेटजी दी। सिलेबस खत्म कर लो अपना 10-15 मई तक। ठीक है, बस। और टेस्ट, टेस्ट जरूर देना है, बस टेस्ट पे ध्यान देना पूरा पूरा। टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है सीए फाउंडेशन में, तो टेस्ट जरूर देना है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरियसली नहीं दिए थे, अब जो टेस्ट होंगे ना मई मंथ से, एटलीस्ट ये 5 टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से देना आपको। इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और आधे आधे सिलेबस के टेस्ट, इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके।